हेलो एवरीवन। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्नाटक सरकार को यहां पर कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को यहां पर छोड़े जाने को लेकर आदेश दिया, लेकिन इसी आदेश के पश्चात कर्नाटक में लगातार जन आंदोलन यहां पर हो रहे हैं। कई सारे किसान संगठन और अलग अलग यहां पर यूनियन के द्वारा बेंगलुरु और अन्य शहरों में बंद का आह्वान किया गया है। इसके कारण यहां पर एक विवाद का मुद्दा एक बार फिर से ये हो गया है। कावेरी नदी को लेकर के देखा जाए, विवाद का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। कावेरी नदी अपने आप में देखा जाए तो 1892 से लेकर के लगातार ये विवाद का विषय बनी रही है। आज हम देखना चाहेंगे कि कावेरी नदी क्या है, इसके यहाँ पर प्रमुख नदी के स्रोत, इसकी सहायक नदियों के साथ साथ विवाद के मुद्दे को भी समझेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के मध्य यहाँ पर राज्यों के मध्य किस तरीके से कावेरी नदी को लेकर विवाद की स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर क्या इसमें डिसीजन दिया गया और उसके प्रभावों की भी चर्चा करेंगे। तो पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर यह मुद्दा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों यहाँ पर देखा जाए तो ये लगातार न्यूज में है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि कावेरी नदी के पानी को लेकर के फाइनली यहाँ पर 21 सितंबर को भी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि कर्नाटक सरकार जो है तमिलनाडु को हर दिन कितना पानी छोड़ेगा, करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। लेकिन जैसे ये डिसीजन आया तो कर्नाटक में कई सारे किसान संगठनों के द्वारा, कन्नड़ समर्थकों के द्वारा, मजदूर यूनियनों के द्वारा एक पहली बार 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया और उसके बाद फिर से 29 सितंबर को एक बार फिर से यहां पर बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया था। रीजन यहां पर देखा जाए तो इन यूनियनों यानी कि संगठनों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि देखिए मानसून हो गया है खत्म, ठीक है, और मानसून खत्म हो गया है तो जो पानी है कावेरी नदी में वो आसपास के क्षेत्रों को यहाँ पर वो पानी चाहिए खेती किसानी करने के लिए। और अगर ऐसी स्थिति में ये डिसीजन लिया गया है कि पानी यहाँ पे तमिलनाडु राज्य सरकार को दे दिया जाएगा तो यहाँ पे कर्नाटक के जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर पानी क्या रहेगा, बचेगा ही नहीं। तो किसान यहाँ पर क्या करेंगे। देखा जाए ये मुद्दा पहुंचा कैसे सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पीछे की भी अपनी एक कहानी है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कहानी शुरू हुई तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके पीछे की जो कहानी है कि कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक जो सरकार है वो पानी नहीं छोड़ रही थी और इसको लेकर के तमिलनाडु राज्य सरकार जो होती है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तमिलनाडु सरकार यहाँ पर यह कहती है कि देखिए जो कर्नाटक सरकार है उसे जलाशय के जल का करीब 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, यानी कि जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्यूसेक का प्रवाह यहां पर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और इसके लिए वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील करता है। अब ये देखा जाए ये मुद्दा ऑलरेडी पहले से निर्धारित है कि यहाँ पर देखा जाए कि कर्नाटक सरकार या तमिलनाडु सरकार को कितना कितना जल मिलना है, उसके बावजूद ये क्यों किया गया उस मुद्दे को समझिए। मुद्दा क्या था कि तमिलनाडु ने न्यायालय से कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, जो कि यहां पर इसी मुद्दे को लेकर गठित किया गया न्यायाधिकरण है, ने फरवरी 2007 में यहां पर एक फैसला दिया था और फैसले में कहा था कि सितंबर 2023 के लिए निर्धारित 36.76 टीएमसी जो पानी है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, उसके लिए आग्रह किया जाए। 2018 में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे यहाँ पे संशोधित किया था और नया पैटर्न यहाँ पे लागू किया था। जो समस्या यहाँ पर आपको बनी हुई थी, वर्तमान समय में देखा जाए तमिलनाडु सरकार की जो अपील है सर्वोच्च न्यायालय से वो क्या है, वो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार जो है निर्धारित 15 दिन की अवधि के लिए 10,000 क्यूसेक जल को छोड़ने का यहाँ पर समर्थन करता था। जो डिमांड है कि 10,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी कर्नाटक सरकार के द्वारा तमिलनाडु के लिए छोड़ा जाए, लेकिन कर्नाटक सरकार देखिए यहाँ पर इसके लिए सहमत नहीं है। उनका यहाँ पे कहना है कि 15 दिनों की समय सीमा के लिए वो 8,000 क्यूसेक पानी जल यहाँ पर कम करने का सुझाव यहां पर दे रहे हैं कि देखिए हम इतना पानी आपको नहीं दे सकते हैं और इसलिए यहां पे तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के मध्य यहां पर देखा जाए ये विवाद का कारण बन गया। अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है, तो मामला यहां पर देखा जाए तो फाइनली जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो 5000 क्यूसेक का दिया है और मुद्दा यहां पर फिलहाल यहां पर राज्य सरकारों के मध्य यहां पे शांत हो गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा 5000 क्यूसेक पानी जो है तमिलनाडु राज्य सरकार को यहाँ पर दिया भी जा रहा है, लेकिन वहीं से फिर विवाद जन्म लेता है कन्नड़ लोगों के द्वारा यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति में। आइए अब इसके आगे की कहानी थोड़ा समझते हैं। देखिए कर्नाटक जो सरकार है इसके लिए उनके पीछे जो तर्क वो दे रहे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कहते हैं ना दोनों ही पक्षों को समझना जरूरी। जब भी विवाद हो तो विवाद एक तरफा नहीं होते हैं, दोनों तरफा होते हैं, अर्थात दोनों ही पक्षों को समझना चाहिए। अब देखिए कर्नाटक सरकार क्या कहती है, कहती है कि देखिए कावेरी जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो मूल रूप से अगर आप देखें तो कम वर्षा के कारण कम प्रवाह यहां पर है और मूल रूप से जब भी हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भारत में पढ़ते हैं तो उनका जो पानी है वो मूल रूप से मानसून पर निर्भर करता है।
और यहाँ पर अगर देखा जाए जो उसका उद्गम क्षेत्र है कर्नाटक में जो कावेरी नदी का है वो है कोडागु। और ये जो एरिया यहाँ पर आप देखें तो इस साल जून से अगस्त माह में जो मानसून आया कोडागु में, वहां पे 44% कम वर्षा हुई है और इसके कारण जो जल प्रवाह की स्थिति बनी होनी चाहिए वो यहाँ पर कमी आ गई है। कर्नाटक ने तमिलनाडु को संकट साझाकरण फार्मूले को यहाँ पर कहा कि आप देखिए संकट की घड़ी, इतना पानी हमारे पास नहीं है, हम इतना प्रवाह आपको नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर कम पानी आप यहाँ पर लेने को तैयार हो जाए। अब इसके संदर्भ में तमिलनाडु कहता है कि देखिए किसान कर्नाटक की प्रतिक्रिया का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु सरकार है या तमिलनाडु के जो किसान हैं उनको जो पानी फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है आपको, वो एक मेद्दूर जलाशय बनाया गया है। मेट्टूर जलाशय यहाँ पर आपको देखा जाए ये बना है आपको तमिलनाडु में और इसी से यहाँ पर पानी जो है आसपास के किसानों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है तमिलनाडु में। तो वहां पर बताया गया कि सिर्फ 20 TMC पानी बचा हुआ है और वहां पर 10 दिनों के लिए ये पानी पर्याप्त है, उसके बाद यहाँ पर समस्या वहां भी खड़ी हो जाएगी। और इस तरीके से इस विवाद को यहाँ पर सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए और न्याय संगत तरीके से इसका प्रबंधन करने की बात हुई थी। तो फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, लेकिन विवाद बनी हुई है। अब हम चलते हैं इसके इतिहास के बारे में। ये तो वर्तमान घटनाक्रम हो गया जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब पिछली कहानी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा भूगोल समझते हैं, थोड़ा सा कावेरी नदी के बारे में यहाँ पे समझते हैं, कावेरी नदी की स्थिति के बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए कावेरी जो नदी है ओवरऑल अगर हम एरिया को देखें तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आंध्रा है, ये कर्नाटका है, ये केरल है और ये आपका तमिलनाडु है। ये चेन्नई आपका क्षेत्र है और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो एरिया यहाँ पर पौंडीचेरी का भी एरिया आपको आता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए ये मेट्टूर जलाशय है जो कि मैं बात कर रहा था। तमिलनाडु सरकार जो है यहाँ के किसानों को जो पानी है इसी में यहाँ पर 20 TMC पानी बचा हुआ है। यहाँ पर ये जो एरिया है जो कोडागु है जहाँ से आपको इसका जलाशय है था, जहाँ से आपको कावेरी नदी निकलती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको गिरती कहाँ है, तो ये देखिए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आकर जाकर पानी ये इनका गिर जाता है। तंजावुर देख सकते हैं और मैसूर जैसे जो प्रमुख शहर हैं वो भी आपको कावेरी नदी के यहाँ पर किनारे बसे हुए हैं। तो ये मोटा मोटा यहाँ पे एक ज्योग्राफी है। अब आइए इसकी पूरी ज्योग्राफी को थोड़ा और समझते हैं, इसकी सहायक नदियों और अन्य जानकारी को लेकर। सबसे पहले चीज, कावेरी नदी को तमिलनाडु में पोनी भी कहते हैं और इसका यहाँ दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी के तौर पे, जैसे उत्तर भारत में हम गंगा को एक पवित्र नदी के तौर पे मानते हैं, वैसे दक्षिण भारत में से एक पवित्र नदी के तौर पर स्थान मिलता है। दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यहाँ पर निकलती है, कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यहाँ पर ये निकलती है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बड़े झरने पूर्वी घाट से उतरकर पुडुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर देखा जाए तो इसकी सहायक नदियां भी हैं जो बाएं और दाएं तट से इसमें मिलती हैं। बाएं तट की बात करें तो यहां पर आपको अर्कावती, हेमावती, सिमसा और हरंगी यहां पर 4 आपको सहायक नदी हैं। वहीं दाहिने किनारे की नदियों की बात करें इसमें लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवर्ती, नोइल, भवानी, काबनी, अमरावती यहां पर देखा जाए तो 5 नदियां आपको दाएं साइड से यहां पर मिलती हैं। इसके साथ साथ जो विवाद की स्थिति है, अब इसके इतिहास में अगर हम जाकर देखते हैं, ये तो हमने भूगोल देखा, अब इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं। इतिहास में देखिए कावेरी नदी जो है कर्नाटक से निकलती है, केरल से आने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर ये बहती है और पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस कारण से ये 4 राज्यों के बीच यहां पर ये साझा हो रही है। इसका विवाद जो है 3 राज्यों के मध्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य यहां पर देखने को मिलता है। पुडुचेरी केंद्र शासित है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जो है आपको राज्य हैं। विवाद हाल फिलहाल का भी नहीं है, करीब 150 साल पुराना है। घटना शुरू हुई थी 1892 में सबसे पहले। विवाद का मैसूर यहां पर और मद्रास प्रेसिडेंसी के मध्य यहां पर विवाद की स्थिति बनी। 1924 में देखा जाए तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के मध्य फाइनली यहां पर एक समझौता हो गया था, जिसमें यहां पर पानी साझा करने को लेकर यह समझौता हुआ। लेकिन इस पर एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये लिया गया कि यदि कोई भी निर्माण परियोजना जैसे कावेरी नदी पर कोई जलाशय इत्यादि का निर्माण करना है तो ऊपरी जो तटवर्ती जो राज्य हैं, यानी कि जैसे कर्नाटक से निकल रही है तो कर्नाटक ऊपरी तटवर्ती राज्य हो गया और पानी जहां बह रहा है जिसकी तरफ जा रहा है उसको बाद में जाएगा तो वो हो गया आपको निचला आपको तटवर्ती राज्य, जैसे कि तमिलनाडु हो गया। तो अगर यहाँ पे कर्नाटक सरकार को कोई जलाशय यहाँ पे बनाना है तो उसको आपको तमिलनाडु सरकार से यहाँ पे अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निचले तटवर्ती राज्य से यहाँ पे अनुमति लेनी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यहाँ पे कावेरी जल विवाद 1974 में तब शुरू होता है जब यहाँ पर कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी यहाँ पे मोड़ना शुरू कर दिया और तब से ये विवाद यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आ जाता है।
इसके बाद इसको हल करने के लिए यहाँ पर 1990 में एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की यहाँ पे स्थापना की गई और लंबे अंतराल में करीब यहाँ पर देखा जाए तो 17 साल यहाँ पे लग गए। 2007 में जाकर न्यायाधिकरण ने अपना डिसीजन दिया, जिसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा, और उस 2007 के निर्णय के अनुसार यहाँ पर कावेरी जल को यहाँ पर 4 राज्यों के बीच डिवाइड कर दिया गया था। ये डिवाइड कैसे किया गया था, किसको कितना पानी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए किसको कितना पानी मिलेगा, उसका निर्धारण कैसे हुआ था। इसके निर्धारण करने के लिए 2007 की स्थिति को आधार माना गया। तब यहां पे कावेरी नदी का जो टोटल एरिया यहां पे था, पानी का जो संग्रहण जो क्षेत्र था, वो था करीब 740 टीएमसी, जो कि उस समय उपलब्धता थी कावेरी नदी में। और कावेरी बेसिन में देखा जाए तो 4 अर्थात 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के मध्य इसके बंटवारे करने को यहां पर लेकर न्यायाधिकरण ने डिसीजन दिया था। कितना किसको पानी मिलेगा, यहां पर निर्धारित किया गया कि तमिलनाडु को सबसे ज्यादा पानी मिलेगा 404.25 टीएमसी, कर्नाटक को दूसरा सबसे ज्यादा पानी 214.75 टीएमसी मिलेगा, केरल को यहां पर 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 60 टीएमसी पानी यहां पर आवंटित करने का डिसीजन आया था और बंटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा गया था। लेकिन क्योंकि विवाद लगातार बना रहता है, डिसीजन आने के पश्चात 2018 में फिर से विवाद का मुद्दा जो आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति यहां पर घोषित किया, उसमें थोड़ा संशोधन भी किया और पानी को यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे आवंटित करने के डिसीजन को यहाँ पे पारित कर दिया गया, जिसमें 4 270 30 और 7 यहाँ पर रहा। उसके बाद केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो केंद्र सरकार यहां पर फिर आती है और 2018 में जून में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन योजना को यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया। तो विवाद आप देख सकते हैं, उसके भूगोल देख सकते हैं, उसका इतिहास देख सकते हैं, पूरी स्थिति मैंने आपको यहां पर रिवाइज करा दी है। तो घटनाक्रम से इस तरीके के चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।